मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? इन द प्रीवियस लेक्चर of this chapter, microbes in human welfare, we have studied about the use of microbes in antibiotics. Now today we will learn about the use of microbes, you can say the synthesis of certain organic acids and certain alcohols, enzymes and certain bioactive molecules. Okay, so microbes are being used for commercial and you can say industrial production of commercial and industrial production of number one certain chemicals. ये केमिकल्स हैं और वो केमिकल्स कौन कौन से हैं? लाइक सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे एंजाइम्स, ठीक है ना। फिर हमारे पास है ऑर्गेनिक एसिड्स, उसके बाद हमारे पास है अल्कोहल्स एंड सर्टेन अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स अब जो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि इनके एंजाइम आप जानते हो, ऑर्गेनिक एसिड आप जानते हो, अल्कोहल आप जानते हैं, लेकिन बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? Actually, these are molecules which are functional in the living system. क्या है ये? These are molecules, ठीक है ना, ये ऐसे molecules हैं which are functional in living system. कि हमारे लिविंग सिस्टम में ये फंक्शनल है और यू कैन से इंटरेक्ट विद द कंपोनेंट और इंटरेक्ट विद देयर कंपोनेंट। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम यहां पर जो केमिकल लेंगे वो है ऑर्गेनिक एसिड। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि माइक्रोब्स की हेल्प से हम ऑर्गेनिक एसिड्स को कैसे सिंथेसाइज कर सकते हैं और वो प्रोसेस क्या रहेगी कि किस तरह से हमारे पास जो यूजफुल ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, हाउ दे गेट सिंथेसाइज्ड। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा ये रहेगा ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स जैसे हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स हैं and you can say which are you can say manufactured with the help of the microbes. There are number of organic acids which are manufactured with the help of microbes. The help of microbes. तो माइक्रोब्स की हेल्प से हम बहुत सारे हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। सम ऑफ देम आर, इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट है, सम इंपॉर्टेंट आर, कि जो इंपॉर्टेंट है वो कौन कौन से, जैसे आपने नाम सुना होगा एसिटिक एसिड का। सबसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें एसिटिक एसिड। देखिए बच्चों, जो एसिटिक एसिड है इट इज यू कैन से प्रिपेयर्ड फ्रॉम द फर्मेंटेड अल्कोहल। किससे करते हैं हम?
फर्मेंटेड अल्कोहल से हम इसको सिंथेसाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ एसिटिक एसिड बैक्टीरिया। ठीक है ना। तो एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड इज प्रिपेयर्ड with the help of, not with the help of means you can say prepared from the fermented alcohol। fermented alcohol को हम क्या करेंगे, उससे हम इसको fermented alcohol से एसिटिक एसिड को लेंगे, लेकिन with the help of the एसिटिक एसिड बैक्टीरिया, with the help of acetic acid bacteria। एक बैक्टीरिया हमारे पास जो एसिटिक एसिड बैक्टीरिया, उसको हम कहते हैं, नाम है एसिटोबैक्टर एसिटाई। एसिटोबैक्टर एसिटाई ये बैक्टीरिया का नाम है। इसकी हेल्प से हम, यहां पर आप देखोगे कि हमारे पास एसिटिक एसिड प्रोड्यूस होता है। कैसे? जैसे हम कहते हैं कि पहले हम फर्मेंटेशन पढ़ते हैं, C2H12O6। इसका फार्मूला है जो हम कार्बोहाइड्रेट या जो हम रॉ मटेरियल उसके लिए लेते हैं। ठीक है ना। फिर हम देखते हैं कि हम उसके ऊपर ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं सेट्रोमाइसिस इत्यादि से, और उसके अंदर जो एंजाइम होगा, जैसे हमने पढ़ा है जाइमेज कॉम्प्लेक्स होते हैं वहां पे, तो वो उसके ऊपर एक्ट करेंगे जाइमेज कॉम्प्लेक्स, और ये क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट कर देंगे इसमें इथाइल अल्कोहल में। तो आपके पास C2H5OH प्लस, और वो वहां पर रेस्पायर करते हैं तो वहां पर CO2 भी लिबरेट होती है। तो इस तरह से हमारे पास ही क्या आ गया, इथाइल अल्कोहल आ गया। मीन्स ये फर्मेंटेशन का प्रोडक्ट आ गया। अब इसी की हेल्प से हम क्या बनाएंगे, एसिटिक एसिड बनाएंगे। देखिए ये प्रोसेस जो है, ये कैसी प्रोसेस है, ये एक एनएरोबिक प्रोसेस है। कैसी है ये? एनएरोबिक, इन द सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनएरोबिक प्रोसेस, क्योंकि जो फर्मेंटेशन है वो एनएरोबिक होती है। ठीक है ना। लेकिन अब जो हम यहां पर प्रोसेस करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटोबैक्टर, ये एक एरोबिक प्रोसेस है, मींस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा। तो यहां पर क्या होगा कि जो C2H5OH है प्लस ऑक्सीजन, और यहां पर जो एंजाइम एक्ट करेगा वो है एसिटोबैक्टर। देखिए ऑक्सीजन हमने लिया है, क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही वर्क करता है। तो यहां पर हमारे पास CH3COH बन जाता है, और प्लस में क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा। तो इस तरह से बच्चों हमारे पास ये आ गया एसिटिक एसिड। तो ये बड़ा ही यूजफुल ऑर्गेनिक एसिड है हमारे पास, और जैसे ही इसका जो परसेंटेज है वो मतलब 10 to 30% के करीब हमारे पास ये एसिड बन जाता है, इट इज फिल्टर्ड। हम इसको फिल्टर करना स्टार्ट कर देते हैं, और फिल्टर करके इसके जब हम यूज की बात करते हैं, इसके यूजेस क्या रहेंगे। देखिए सबसे पहले यूज में वे की बात करते हैं कि हमारे पास जो एसिटिक एसिड है इसको हम क्या करेंगे, राइपन करेंगे एज ए विनेगर। इट इज यूज्ड आफ्टर राइपनिंग एज विनेगर। सुना है सबने नाम विनेगर का, जिसको हम कहते हैं सिरका। और एक बहुत ही अच्छा यू कैन से ये हमारे पास एसिड है जो हम बहुत सी चीजों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसकी जो क्वालिटी है, उसका जो टाइप है विनेगर का, इट डिपेंड्स ऑन द सबस्टेट यूज फॉर द अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, उसके ऊपर ज्यादा डिपेंड करते हैं। और फिर जो अदर पर्पजेस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, अदर पर्पजेस लाइक, इसके लिए तो मेन करते ही करते हैं, उसके बाद हम इसको अदर पर्पज के लिए जो ऑर्गेनिक एसिड है यूज्ड इन द फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है ना, लाइक यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल्स।
फार्मास्यूटिकल्स की जो मेडिसिन वगैरह हम बनाते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज इसको दवाइयां बनाने में इस्तेमाल करती है। एज ए कलरिंग एजेंट के तौर पे इसका इस्तेमाल होता है। और इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स में इसका इस्तेमाल होता है, इंसेक्टिसाइड्स बनाने में एंड प्लास्टिक्स में, जो प्लास्टिक्स बनती हैं उसमें इनका इस्तेमाल होता है। सो दिस इज अबाउट द यू कैन से एसिटिक एसिड। अब हमारे पास जो सेकंड ऑर्गेनिक एसिड है दैट इज वो हम पढ़ेंगे सिट्रिक एसिड। इस सिट्रिक एसिड को हम बनाएंगे कैसे? देखिए बच्चों, जो सिट्रिक एसिड है इसके लिए हम फर्मेंटेशन करते हैं। एक हमारे पास कैसे यहाँ पर एस्परजिलस नाइजर है और म्यूकर है, उनकी हेल्प से हम यहाँ पर फर्मेंटेशन करते हैं। हम क्या करते हैं इसके लिए? सुगरी सिरप ले लेंगे। क्या लेंगे? सुगरी सिरप बना लेंगे, ठीक है ना। और अब हम इसके अंदर क्या डाल देंगे? हमारे पास फर्मेंटेशन के लिए यहाँ पर एस्परजिलस नाइजर है। तो ये इस्तेमाल कर सकते हैं एस्परजिलस नाइजर, या फिर हम यहां पर म्यूकर डाल सकते हैं। और म्यूकर हमने डाल दिया तो ये क्या हो रही है? ये फर्मेंटेशन हो रही है। फर्मेंटेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एस्परजिलस नाइजर और सुगरी सिरप का हम क्या करेंगे? फर्मेंटेशन करेंगे, ठीक है बच्चों। एंड इट यू कैन से एम्प्लॉयड बाय प्रोवाइडेड इट्स न्यूट्रिएंट मीडियम इन मेड डेफिशिएंट ऑफ द आयरन मीडियम। और इसके हम ईस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? ईस्ट का हम इस्तेमाल कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ दिस एंड ईस्ट। और मतलब हम ये इस्तेमाल ना करके हम इसकी जगह क्या कर सकते हैं? एक ईस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो ईस्ट क्या है? कैंडिडा लाइपोलिटिका। कैंडिडा लाइपोलाइटिका, ये एक ईस्ट है, इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस फर्मेंटेशन में। क्लियर? और इसका इस्तेमाल करके, लेकिन हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा? हमें न्यूट्रिएंट मीडियम को डेफिशिएंट बनाना पड़ेगा आयरन एंड मैंगनीज के लिए। बट न्यूट्रिएंट मीडियम is made iron and manganese, ठीक है ना, आयरन एंड मैंगनीज डेफिशिएंट, तभी जो कैंडिडा लाइपोलिटिका है वो वर्क कर सकेगा, वरना ये नहीं कर पाएगा वर्क इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड मैंगनीज। तो हम यहां पर क्या करें? फर्मेंटेशन करें द प्रेजेंस ऑफ एस्परजिलस नाइजर और म्यूकोरिया, तो हम ये कर ले, ठीक है ना, इसमें करते हैं। या हम ईस्ट की प्रेजेंस में करेंगे तो हम ये कर सकते हैं। तो इसके दो तरीके हैं बनाने के, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं इसके अब यूजेस की, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? यहां पर सिट्रिक एसिड आ जाएगा। सिट्रिक एसिड इज फॉर्म्ड। तो इसमें हम बड़े ही आसान तरीके से और इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल स्केल पे यहाँ पर इस सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन यहाँ पर कर सकते हैं। क्लियर? अब उसके बाद हम बात करते हैं इसके यूजेस की, कि इसके यूजेस क्या रहेंगे। कि देखिए बच्चों, जो डाइंग इंडस्ट्रीज हैं, जो मेडिसिन्स हैं, और जो इंक्स, मैं लिख देता हूं एक बार आपको, आप लोगों के लिए यूजेस। इनका इस्तेमाल जैसे डाइंग करने में होता है, कलरिंग में, इंक्स में, इंक में इनका इस्तेमाल होता है, मेडिसिन्स में इनका इस्तेमाल होता है, ठीक है बच्चों, मेडिसिन्स में इनका इस्तेमाल होता है। अच्छा, फ्लेवरिंग एंड प्रिजर्वेटिव्स ऑफ फूड, फ्लेवरिंग एंड प्रिजर्वेटिव
या प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, फूड को प्रिजर्व करने में इनका इस्तेमाल होता है। एंड यू कैन से कैंडीज, जो कैंडीज आप खाते हो ना, उनको प्रिजर्व करने के लिए तो हमारे पास सिट्रिक एसिड है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास जो थर्ड हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड है, दैट इज लैक्टिक एसिड। और हम कहते हैं कि जो लैक्टिक एसिड है ये हमारे पास सबसे पहला लैक्टिक एसिड है जो हमने प्रोड्यूस किया फ्रॉम माइक्रोबियल फर्मेंटेशन इन स्टार्ची एंड सुगरी मीडियम। ये सबसे पहला ऐसा हमारे पास एसिड है। तीसरा हम ले रहे हैं लैक्टिक एसिड, ठीक है ना। इसके लिए हमने क्या लिया, हमारे पास स्टार्ची और यू कैन से सुगरी मीडियम है, स्टार्ची एंड सुगरी मीडियम। हम क्या करेंगे, इसका फर्मेंटेशन करेंगे। अब फर्मेंटेशन करेंगे तो इसके लिए हमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी यहां पर होंगे, और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यहां पर होंगे वो है हमारे पास दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस एंड लैक्टोबैसिलस। स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, और दूसरा हमारे पास है लैक्टोबैसिलस स्पीसीज, जो हमारे पास है लैक्टोबैसिलस स्पीसीज, ये इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। एंड फंगाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड इनके प्लेस पे फंगाई। ये तो आपको पता है कि बैक्टीरिया है, ठीक है ना। ये तो क्या है, ये बैक्टीरिया है, लेकिन इसका बैक्टीरियल फर्मेंटेशन भी कर सकते हैं, लेकिन हम फंगाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ फंगाई क्या होगी, एग्जांपल हम ले सकते हैं राइजोपस, तो इससे भी हम फर्मेंटेशन करके हमारे पास यहाँ पर लैक्टिक एसिड बन सकता है। और लैक्टिक एसिड हमारे पास फार्मूला होता है CH3.COH, क्या होता है, CHOH.COOH। ये आपके पास क्या बन गया, लैक्टिक एसिड। तो ये हमारे पास लैक्टिक एसिड बन जाएगा। अगर मैं पूरी प्रोसेस को दिखाऊं तो पूरी जो स्टार्ची और सुगरी मीडियम हमने लिया है, तो हमारे पास क्या होगा, C6H12O6 आएगा, ठीक है ना। जब हम इसका फर्मेंटेशन करेंगे तो हमारे पास C2H4O3 बनेगा, C2H4O3 बन जाएगा, ठीक है ना, प्लस हाइड्रोजन। और फिर जब हम आगे इसमें प्रोसीड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ द यू कैन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो हमारे पास यहां पर क्या आ जाएगा, CH3.CHOH एंड COOH। ये हमारे पास क्या बन गया, लैक्टिक एसिड बन गया। तो इस तरह से हम यहाँ पर या तो बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके फर्मेंटेशन कर सकते हैं, या हम फंगस का इस्तेमाल करके फर्मेंटेशन कर सकते हैं। और फर्मेंटेशन का प्रोडक्ट क्या रहेगा हमारे पास, ये लैक्टिक एसिड यहां पर बन जाएगा। और यहां पर C3H4 आएगा बच्चों, C3H4। अगर इसको हम बैलेंस करना चाहें तो आप बैलेंस कर सकते हैं, यहां पर 4 आ जाएगा और यहां पर भी 4 है, बस होगी बैलेंस। लेकिन नहीं, यहां पर भी बैलेंस करने के लिए इस पे 4 हमें लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से हम इसको बैलेंस भी कर सकते हैं। फिर अब बात करते हैं इसके यूजेस की। तो यूज्ड इन द कॉन्फेक्शनरी, कॉन्फेक्शनरी होते हैं जो आपका शॉप्स होते हैं, तो वहां पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यूजेस, सबसे पहले यूजेस है कॉन्फेक्शनरी में, कॉन्फेक्शनरीज में, और फ्रूट जूसेस में, फ्रूट जूसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। और एसेंस, खुशबू के लिए, एसेंस के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पिकल्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, पिकल्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, अचार बनाने में,
ठीक है ना। और यू कैन से क्योरिंग मीट, मीट को क्योर करने में, क्योरिंग मीट, मीट को हम प्रिजर्व कर सकते हैं इसकी हेल्प से। लेमोनेड बनाने में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेमोनेड्स हम इसे बना सकते हैं। कैंड वेजिटेबल एंड फिश प्रोडक्ट्स, कि हमें कैंड वेजिटेबल्स की हमें पैकिंग करनी है, कैनिंग करनी है, तो हम कैंड वेजिटेबल्स एंड फिश प्रोडक्ट्स इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, फिश प्रोडक्ट्स। तो ये हमारे पास थर्ड लैक्टिक एसिड हो गया। नेक्स्ट अब हम करेंगे यहां पे ब्यूटाइलिक एसिड। नेक्स्ट ऑर्गेनिक एसिड है फोर्थ ब्यूटाइलिक एसिड। फोर्थ है ब्यूटाइलिक एसिड। देखिए बच्चों, ये जो एसिड है इट इज आल्सो प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ द बैक्टीरियम क्लोस्ट्रीडियम एसिडोब्यूटाइलिकम, ठीक है ना। और जो एक्टिविटी होती है इसकी, इट इज आल्सो यूज ड्यू टू द इट्स फॉर जो रेंसिडिटी हम बटर में देखते हैं ना, तो बटर में जो रेंसिडिटी आती है इट इज बिकॉज ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द ब्यूटाइलिक एसिड। सो दिस एसिड इज प्रोड्यूस्ड, this acid is produced by the activity of the due to activity of bacterium clostridium, bacterium clostridium ब्यूटाइलिकम, एसिटोब्यूटाइलिकम, एसिटोब्यूटाइलिकम। इसकी एक्टिविटी से हम इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड इसकी जो रेंसिडिटी, जब बटर की बात करते हैं, रेंसिडिटी ऑफ द बटर इज आल्सो ड्यू टू द इट्स फॉर्मेशन, रेंसिडिटी ऑफ बटर is also due to this, की जो रेंसिडिटी की हम बात करते हैं, यही एसिड वहां पे ब्यूटाइलिक एसिड वहां पर बन जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस एसिड। ठीक है बच्चों, तो हमने ये याद रखना है यहाँ पे कि हमने इसको किससे प्रोड्यूस किया है। ये जो क्लोस्ट्रीडियम एसिटोब्यूटाइलिकम है ये एक बैक्टीरिया है जिसकी एक्टिविटी से यहाँ पर ब्यूटाइलिक एसिड सीक्रेट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड, देखिए बच्चों, ये जो ग्लूकोनिक एसिड है, दिस एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ एस्परजिलस नाइजर एंड पेनिसिलियम। दिस acid is produced by the activity of Aspergillus niger and Penicillium species. And it is, you can say, used, इसके लिए यूजेस रहेंगे। जैसे हम बात करते हैं कैल्शियम ग्लूकोनेट की, इट इज वाइडली यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ कैल्शियम फॉर द इन्फेंट्स, काउज, और जो लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं उनको हम ये कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं। तो कैल्शियम ग्लूकोनेट, ठीक है बेटो, इसकी जो कैल्शियम ग्लूकोनेट है यूज्ड वाइडली एज सोर्स ऑफ कैल्शियम
कि जो कैल्शियम का सोर्स है फॉर इन्फेंट्स को हम देते हैं, और जो काउज होती हैं उनको हम दे सकते हैं। ठीक है, लैक्टेटिंग मदर है उसको दे सकते हैं, लैक्टेटिंग मदर के लिए बहुत अच्छा सोर्स है। एंड इट इज आल्सो यूज्ड एज यू कैन से इन प्रिपरेशन ऑफ द फार्मास्यूटिकल एंड आल्सो यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल ठीक है ना, फार्मास्यूटिकल के अंदर भी इनका इस्तेमाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 6th एसिड आता है, दैट इज अल्कोहल। ये अल्कोहल हम इससे बनाते हैं। देखिए बच्चों, हमारे पास जो अल्कोहल है वो कौन कौन से, जैसे आपने नाम भी सुने होंगे, हमारे पास इथानॉल है, हमारे पास मिथानॉल है, प्रोपानॉल है, मिथानॉल है, प्रोपानॉल है, ब्यूटानॉल है। सुने हैं ना नाम, सबने सुने होंगे। ठीक है ना, एंड all these are you can say alcohol and that can be produced commercially by the fermentation activity. ठीक है ना, all are alcohol and are produced by activity of, कि अभी हम फर्मेंटेशन पढ़ रहे हैं अल्कोहल बनाने की। ठीक है ना, तो हम कॉमर्शियल स्केल पे हम इनका यू कैन से प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ द फर्मेंटेशन एक्टिविटी, प्रोड्यूस बाय द एक्टिविटी ऑफ फर्मेंटेशन ऑन कॉमर्शियल स्केल। ये हम इंडस्ट्रियल या कॉमर्शियल स्केल पे इनको हम कर सकते हैं। अब वो कौन कौन सी हैं? बाय द एक्टिविटी, बाय यूज ऑफ, हम इसके लिए यूज कर सकते हैं। देखो कुछ फंगाई है, जैसे हम ईस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, म्यूकस है, राइजोपस है, बाय यूज ऑफ फंगाई। फंगाई में जैसे ईस्ट का तो आप इस्तेमाल कर ही रहे हैं, आपने पढ़ा है। ठीक है ना, फिर इसमें म्यूकर भी है और राइजोपस भी है, तो इनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं फर्मेंटेशन के लिए और हमें अल्कोहल मिल सकता है। तो यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया भी है हमारे पास, एंड बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया कौन कौन से हैं? जैसे आपने क्लोस्ट्रीडियम एस्टोब्यूटाइलिकम, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, इसका भी नाम सुना आपने, इसका इस्तेमाल करके हम फर्मेंटेशन कर सकते हैं। फिर हमारा क्लोस्ट्रीडियम सैकारोटोब्यूटाइलिकम, दूसरा है क्लोस्ट्रीडियम, ठीक है, हो गया। फिर सैकारो, उसके बाद क्या लिखा है? ब्यूटाइलिकम लिखा है, ब्यूटाइलिकम, ये बन गया आपके पास दूसरा स्पीसीज जो बैक्टीरिया की है। इनकी हेल्प से हम ये सभी अल्कोहल्स को बढ़ा सकते हैं। एंड यू नो वेरी वेल ऑल अल्कोहल्स आर इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स, ऑल alcohols are important, कैसे हैं? सॉल्वेंट का काम करते हैं, इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट। This is about the alcohol. Now come to the next, you can say organic or you can say chemical, that is एंजाइम्स। अब हम जरा देखते हैं कि हम कौन कौन से एंजाइम यहाँ पर इन माइक्रोब्स की हेल्प से एक इंडस्ट्रियल स्केल पे और कमर्शियल स्केल पे यहाँ पर हम बना रहे हैं। ठीक है ना, और हम सेवरल एंजाइम्स के बारे में जानते भी हैं थोड़ा थोड़ा बहुत, तो इसलिए इसको हमें याद रखना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम अब शुरू कर रहे हैं। जो नेक्स्ट केमिकल है हमारे पास सेकेंड, एंजाइम्स। देखिए बच्चों, जो एंजाइम है
ये कैसा होता है नेचर में, प्रोटीनेशियस सब्सटेंस है, ठीक है ना। और अगर देखा जाए इसका जो ओरिजिन है वो बायोलॉजिकल ओरिजिन है, या हम कह सकते हैं बायोटिक ओरिजिन है इसका। तो सबसे पहला यही है कि जो एंजाइम्स हैं कैसे होते हैं, दीज आर प्रोटीनेशियस। सबसे पहले यही चीज हम पढ़ेंगे, इसका नेचर प्रोटीनेशियस होता है, बायोलॉजिकल ओरिजिन, जो हमारे अंदर पैदा होते हैं या हमारे जो बॉडी है कुछ ग्लैंड्स इनको सीक्रेट करते हैं। फिर दूसरा इनके अगर हम फंक्शन की बात करें, दे आर कैपेबल ऑफ कैटलाइजिंग ए बायोकेमिकल रिएक्शन, कैपेबल ऑफ कैटलाइजिंग ए बायोकेमिकल रिएक्शन, कि कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन है हमारी बॉडी के अंदर उसको ये करते हैं, लेकिन खुद उसमें इस्तेमाल नहीं होते, विदाउट themselves क्या करते हैं, अपना इस्तेमाल नहीं होते, विदाउट themselves undergoing any change, अपने अंदर कोई भी चेंज इनमें नहीं होता, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि ये जो एंजाइम टर्म है, इट इज कॉन्ड बाय द विलियम कोहने, टर्म एंजाइम कॉइन्ड बाय विलियम कोहन। विलियम कोहने, इसने इस टर्म को हमें दिया इन 1867। और उसके बाद जो बकनर है इन 1901, he found the yeast extract to have enzyme activity। सबसे पहले जो हमारे पास बकनर है, बकनर BCHNER, बकनर इन 1901, इसने क्या किया, इसको ईस्ट का एक्सट्रैक्ट स्टडी किया और इसको उसमें बहुत सारे एंजाइम की एक्टिविटी देखने को मिली। फाउंड एक्सट्रैक्ट ऑफ ईस्ट, इसने क्या देखा, एक्सट्रैक्ट ऑफ ईस्ट को उसने स्टडी किया, टू हैव मैनी एंजाइम्स, टू हैव एंजाइम एक्टिविटी, ये जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो बकनर ने यहां पर देखी। और हम जानते हैं सभी कि जो एंजाइम्स है दे आर वेरी स्पेसिफिक, यानी कि ये सबस्ट्रेट स्पेसिफिक है टू कैरी आउट ए स्पेसिफिक कैटालिटिक एक्शन। एंजाइम्स आर सबस्ट्रेट स्पेसिफिक टू कैरी आउट ए स्पेसिफिक एक्शन, specific to carry out a specific catalytic action, ठीक है। तो हमारे पास ये ऐसे नेम है जो स्पेसिफिक होते हैं और एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक कैटालिटिक एक्शन को ये करते हैं। और फिर जब हम उसके वर्किंग की बात करते हैं, यू कैन से दे वर्क बेस्ट एट द रूम टेम्परेचर, वर्क बेस्ट एट रूम टेम्परेचर। और अगर हम पीएच की बात करते हैं, दे वर्क रूम टेम्परेचर एंड नियरली न्यूट्रल पीएच। अगर न्यूट्रल पीएच हो तो इनका यू कैन से एक्टिविटी बहुत बेस्ट रहता है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि कुछ एक्सेप्शंस के साथ, विद एक्सेप्शन, क्योंकि कुछ ऐसे भी एंजाइम्स हैं उनको सिर्फ क्या चाहिए, एसिडिक मीडियम चाहिए या बेसिक मीडियम चाहिए, ठीक है ना, उनको न्यूट्रल मीडियम नहीं चाहिए, वो एक्सेप्शंस आ जाती है। लेकिन जो पीएच है नियरली न्यूट्रल हो जाए तो इनकी एक्टिविटी बेस्ट रहती है करने के लिए। और आज की डेट में हमारे पास जो इंडस्ट्रियल स्केल पे हम जो एंजाइम्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं डिफरेंट माइक्रोब से, हमारे पास लगभग 300 एंजाइम्स हैं। कितने हैं? अबाउट 300 एंजाइम्स, अबाउट 300 एंजाइम्स हमारे पास हैं, ठीक है ना, आर यूज्ड इन इंडस्ट्री, आर
यूज्ड इन इंडस्ट्री, हम इंडस्ट्री में आज की डेट में इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड मेडिसिन, मेडिसिन बनाने में इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये सारे के सारे हमने कहां से लिए हैं? दीज आर यू कैन से ऑब्टेन्ड फ्रॉम द माइक्रोब्स एंड all these are obtained from microbes। सभी हमने माइक्रोब से ऑब्टेन्ड किए हैं। तो अब हम यहां पर देखेंगे कुछ हमारे पास सेवरल एंजाइम्स वो कौन कौन से हैं और हमने कौन कौन से बैक्टीरिया से या कौन कौन से ऑर्गेनिज्म से हमने इनको एक्सट्रैक्ट किया है। तो सबसे पहले हम यहां पे लेते हैं प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम लेंगे। सबसे पहले हम यहां पे डिस्कस करेंगे प्रोटीज के बारे में। नाम से आपको पता लग गया कि जो प्रोटीज है डिग्रेड प्रोटीन एंड पेप्टाइड्स, डिग्रेड प्रोटीन्स एंड पेप्टाइड्स, कि जो प्रोटीन्स हैं उनको तोड़ेगा और जो पेप्टाइड्स हैं उनके ऊपर ये एक्ट करता है। ठीक है ना। फिर हम कहते हैं कि जो अब हम इसको लेंगे कहां से? एक्चुअली इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेंगे कहां से? इट इज यू कैन से मोर्टियला, मोर्टियला, व्हाट इज इट? मोर्टियला, MORTI, मोर्टियला, ये हमारे पास इसका जीनस है। और जो स्पीसीज है रेनिस्पोरा, रेनिस्पोरा। फिर दूसरे हमारे पास है एस्परजिलस, जो आप पढ़ते आ रहे हैं, एस्परजिलस, इससे हम ले सकते हैं। और एक और है बैसिलस स्पीसीज हमारे पास, बैसिलस, इससे हम इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर बात आती है इसके यूजेस की, कि हम इनके यूज क्या क्या करेंगे। जैसे हम कहते हैं कि इट इज यूज्ड इन द क्लियरिंग बियर एंड विस्की, यूज्ड इन क्लियरिंग बियर एंड विस्की, इनको क्लियर करने में, साफ करने में इस्तेमाल होती है। फिर है क्लीनिंग ऑफ द हाइड्स, हाइड्स का मतलब होता है कि जो हमारे पास रो स्किन होती है उसको क्लियर करना, उसको बोलते हैं हम हाइड्स। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है हमारे पास सॉफ्टनिंग ऑफ द ब्रेड एंड मीट, सॉफ्टनिंग ऑफ ब्रेड एंड मीट, सॉफ्ट बनाने में इनका इस्तेमाल होता है ब्रेड एंड मीट के। मैन्युफैक्चर ऑफ लिक्विड ग्लू, मैन्युफैक्चर ऑफ लिक्विड ग्लू, कि जो आप ग्लू इस्तेमाल करते हो ना, उसको बनाने में भी इन प्रोटीन्स की मदद ली जाती है। मैन्युफैक्चर ऑफ द यू कैन से डिटर्जेंट्स, मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट्स, कि जो डिटर्जेंट्स है, क्योंकि हमें पता है कि जब हमें दाग लगता है तो जो प्रोटीनेस स्टेन होगा उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, डिटर्जेंट्स के अंदर ये प्रोटीन डाल देंगे। तो अब ये प्रोटीन क्या करेगा, अगर प्रोटीन है उस स्टेन के अंदर तो प्रोटीन को वहां से ये क्लियर कर देता है। ठीक है ना। ये जो स्टेन हमारे प्रोटीन नेचर का होगा, तो दीज आर द यूज ऑफ दिस प्रोटीज। नेक्स्ट आता है हमारे पास फिर अमाइलेज। दूसरा एंजाइम है अमाइलेज। पता है आपको, सभी को पता है कि डिग्रेड जो स्टार्चेज होते हैं, कार्बोहाइड्रेट है, डिग्रेड स्टार्च, क्योंकि हम प्लस वन में पढ़ चुके हैं कि जितने भी एंजाइम्स है इनकी एक्टिविटी क्या रहती है। लेकिन अब बात आती है कि दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कि हमारे पास जो एस्परजिलस की हम बात करते हैं, राइजोपस की बात करते हैं, बैसिलस की बात करते हैं, ऑब्टेन्ड फ्रॉम
एस्परजिलस, दूसरा राइजोपस है, बैसिलस है, राइजोपस है, बैसिलस है। तो इन सब से हम ये एंजाइम निकाल सकते हैं। फिर बात आती है कि इसकी यूजेस की, यूजेस क्या रहेंगे इनके। यूजेस में हम देखते हैं कि दे आर यूज्ड, यू कैन से सॉफ्टन एंड यू कैन से स्वीटनिंग ऑफ द ब्रेड, कि हम ब्रेड को सॉफ्टनिंग, यूज्ड इन soften bread and you can say soften and sweetening the bread, you can say, right? Soften, used in soften and sweetening bread. अब आप सोचोगे कि ब्रेड स्वीट कैसे हो जाता है। हमें पता है कि जो स्टार्च है क्या करता है, माल्टोज में कन्वर्ट करता है, स्टार्च को किस में कन्वर्ट करता है, माल्टोज में। और माल्टोज कैसा होता है, इट इज स्वीट इन टेस्ट। नेक्स्ट है फिर प्रोडक्शन ऑफ द अल्कोहलिक बेवरेजेस, प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस। ये हम इसका डिटेल कर चुके हैं, बहुत बढ़िया तरीके से आपको बता सकते हैं कि कितने तरीके से हम वहां पर अल्कोहल बेवरेजेस यहाँ पर डिफरेंट स्टार्चेस से बना रहे हैं, ठीक है ना। एग्जांपल जैसे वहां पर बियर है, विस्की है, ये बहुत सारे एग्जांपल है। नेक्स्ट क्लियरिंग टर्बिडिटी इन द जूस, क्लियरिंग टर्बिडिटी इन जूस, क्योंकि जूस के अंदर आप देखते हो, आपने जब जूस निकलवाते हो आप दुकानदार से, तो उसमें टर्बिडिटी रहती है, क्लैरिटी नहीं है। लेकिन जो मार्केट से आप जूस, जो पैक्ड जूस लेके आते हो, उनमें क्या होता है, उनमें टर्बिडिटी नहीं होती। इसका मतलब क्या हुआ, उसमें ये अमाइलेज एंजाइम इस्तेमाल के होते हैं। क्यों, उसके अंदर जो फाइबर होता है वो स्टार्च का होता है, और स्टार्च को ऑलरेडी डाइजेस्ट कर देता है कौन, अमाइलेज उसमें हम डाल देते हैं, जिससे वो जो स्टार्च का जो वहां पर रेशा है वो वहां पर खत्म हो जाता है, ठीक है ना। बाय टर्बिडिटी ऑफ इंड्यूस बाय दैट इज स्टार्च। ये स्टार्च की जो टर्बिडिटी उसमें रहती है, उसको हम क्लियरिंग के लिए यहाँ पर इस एंजाइम का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। और दूसरा हमारे पास जो मोस्ट इंपोर्टेंट आप यहां पर देखते हो, ये जो अमाइलेज है, अमाइलेज हो गया। दूसरा हमारे पास है ग्लूको अमाइलेज, ग्लूको अमाइलेज है। और एक और है हमारे पास ग्लूको आइसोमरेज, ग्लूको आइसोमरेज। ये तीन है हमारे पास, अमाइलेज है, ग्लूको अमाइलेज है, ग्लूको आइसोमरेज है। दीज आर यूज्ड इन द कन्वर्जन ऑफ द कॉर्न स्टार्च, यूज्ड इन द कन्वर्जन ऑफ कॉर्न स्टार्च। कॉर्न जानते हो ना, कुकड़ी आप खाते हो, मक्का आप खाते हो, तो हम देखते हैं कि जो कॉर्न का स्टार्च है उसको एक कन्वर्ट कर देते हैं इनटू फ्रक्टोज रिच, और यू कैन से फ्रक्टोज रिच कॉर्न उसको बोलेंगे सिर्फ, कन्वर्जन ऑफ कॉर्न स्टार्च इनटू फ्रक्टोज रिच सिरप, इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट बच्चों हमारे पास आता है, इसमें थर्ड एंजाइम है रिनेट। रिनेट देखो बच्चों, जो होता है, इट इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्टमक ऑफ द काफ, की जो काफ होता है ना, जो बछड़ा होता है, जो बच्चा होता है गाय या भैंस का, तो उनका जो स्टमक है वहां से हम इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो रिनेट क्या है, इट इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ स्टमक ऑफ काफ, क्योंकि वहीं पर हमें मिलता है, काफ के स्टमक के अंदर हमें ये एक्सट्रैक्ट फ्रॉम, इट इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम, नॉट ऑफ, फ्रॉम stomach of a, you can say, calf, and that contain enzyme renin, that
कंटेन एंजाइम रेनिन, कि यहां पर ये रेनिन एंजाइम इनके अंदर होता है। लेकिन हम जो रेनिन हम बात कर रहे हैं कि हम अब कॉमर्शियल स्केल पे हम इसको करना चाहते हैं, इंडस्ट्रियल स्केल पे, कि जो रिनेट है, क्या है, रिनेट है, या इसका दूसरा नाम हम यहां पे बोल सकते हैं काइमोसिन। नाउ आज की बात करते हैं कि हम इसको कैसे ऑब्टेन करें फ्रॉम म्यूकर एंड एंडोथायम। नाउ ऑब्टेन फ्रॉम म्यूकर से हम इसको ले रहे हैं एंड एंडोथायम, एक स्पीसीज है उससे हम इसको ले रहे हैं, ठीक है ना। ये दो है हमारे पास, म्यूकर एंड एंडोथायो स्पीसीज के हम इसको ले रहे हैं। लेकिन हमारे पास और भी है, जैसे विदानिया है एंड फिग, दूसरा है हमारे पास विदानिया एंड फिग। ये दो ऐसे हैं, इनसे भी हम सिमिलर प्रोडक्ट ले सकते हैं। विदानिया एंड फिग आल्सो यूज्ड टू गेट सिमिलर प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट है हमारे पास लैक्टोज, लैक्टेजेस। फोर्थ है अब लैक्टोजिस या लैक्टेजिस, फोर्थ है लैक्टेजिस। सभी जानते हैं आप इन सभी एंजाइम्स को, ठीक है ना। अब ये जो लैक्टेज है हमें कहां से मिलेगा, ठीक है ना, और ये वर्क किसके ऊपर करता है, आपको सभी को पता है कि इट कन्वर्ट लैक्टोज इनटू लैक्टिक एसिड। क्या करता है, इट कन्वर्ट लैक्टोज इनटू लैक्टिक एसिड, ठीक है ना। और फिर जो लैक्टिक एसिड है, ठीक है ना, ये क्या काम करता है, ये कोएगुलेट कर देता है मिल्क को, ठीक है ना। और मिल्क के अंदर जो मिल्क प्रोटीन होगा उसको कोएगुलेट कर देगा विद कोएगुलेशन। क्या करता है, वो उसको कोएगुलेट करेगा, विच कोएगुलेट, वो एगुलेट मिल्क प्रोटीन। तो मिल्क के अंदर मिल्क प्रोटीन है केजीन, उसको क्या कर देगा, ये केजीन उसको कोएगुलेट कर देगा, ठीक है ना। फिर बात आती है कि हम इसको लेंगे कहां से, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। ये बहुत जरूरी है, हमने सिर्फ यही बताना है यहाँ पे कि हमने लिया कहां से और उसका इस्तेमाल हम कैसे कर रहे हैं। तो यहां पर हमारे पास सैक्रोमाइसिस फ्रेजाइलिस है। क्या है, सैक्रोमाइसिस फ्रेजाइलिस, वहां से हमने इसको लिया है, सैक्रोमाइसिस फ्रेजाइलिस एंड टोरुला क्रैमोरिस। टोरुला क्रैमोरिस, ये हमारे पास दो स्पीसीज है जहां से हमने इन एंजाइम्स को लिया है, ठीक है ना। अब जो लैक्टोजिस होते हैं, दे प्रिवेंट क्रिस्टल फॉर्मेशन। क्या करते हैं, लैक्टोज प्रिवेंट क्रिस्टल फॉर्मेशन, कि जब हम देखते हैं ना आइसक्रीम्स वगैरह खाते हैं, क्या उसमें क्रिस्टल होते हैं, तो क्रिस्टल नहीं होते, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या करते हैं कि जो लैक्टोजिस होते हैं या जो लैक्टेजिस होते हैं, ये क्या करते हैं, लैक्टेजिस दे प्रिवेंट क्रिस्टल फॉर्मेशन, जिसको हम कहते हैं सैडिनेस, SADINES। सैडिनेस नहीं होने देंगे इन डेयरी प्रिपरेशंस, इन डेयरी प्रेपरेशंस। जैसे हम आइसक्रीम्स की बात करते हैं, प्रोसेस्ड चीज की बात करते हैं, लाइक आइसक्रीम्स। फिर है हमारे पास प्रोसेस्ड
चीज, इनमें हम लैक्टेजेस का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ एंजाइम है हमारे पास स्ट्रेप्टोकाइनेज। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसको हम टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं? टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, और इसको हम बोल सकते हैं टीपीए शॉर्टकट में, टीपीए। क्या बोलते हैं? टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर के रूप में हमारे पास है। एंड दिस कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कल्चर ऑफ सम हीमोलिटिक बैक्टीरिया। हीमोलिटिक क्या होता है? कि जो हमारे ब्लड को लाइक उसको तोड़े, ठीक है ना। अगर ब्लड का क्लॉट बन गया उसको तोड़े, इसलिए बोला हीमोलिटिक बैक्टीरियम। स्ट्रेप्टोकोकस से हम इसको ले सकते हैं, ठीक है ना। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हेमोलिटिक बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस। देखो स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोकाइनेज उसी के ऊपर नाम है, स्ट्रेप्टोकोकस। इससे हम इसको ले सकते हैं, ठीक है ना। कल्चर मीडियम ऑफ बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरियम एंड यू कैन से मॉडिफाइड जेनेटिकली। फिर हम क्या करेंगे? इसको मॉडिफाई करेंगे एंड मॉडिफाइड जेनेटिकली। हमने पहले क्या किया? हमने स्ट्रेप्टोकाइनेज को यहां से निकाल लिया स्ट्रेप्टोकोकस से, ठीक है ना। फिर हमने क्या किया? उसको जेनेटिकली मॉडिफाई कर लिया एंड टू फंक्शन एज ए क्लॉट बस्टर, टू फंक्शन एज क्लॉट बस्टर। इसको याद रखना बच्चों, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज क्लॉट बस्टर या व्हाट इज द नेम ऑफ द एंजाइम यूज्ड इन द क्लॉट बस्टर, और यू कैन से व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द क्लॉट बस्टर। तो बहुत सारे क्वेश्चन यहां पर बन जाते हैं और मैक्सिमम ये रिपीट होता है क्वेश्चन एग्जाम्स में, फाइनल में जो सीबीएसई का एग्जाम होता है। तो यहाँ पर जो क्लॉट बस्टर है, इसका मतलब है जो हमारे आर्टरीज या हमारी जो कैपिलरीज होती हैं वहां पर जो यू कैन से ब्लड का कोएगुलेशन हो जाता है, समटाइम एक क्लॉट बन जाता है। तो हम क्या करेंगे? ये जेनेटिकली मॉडिफाइड जो हमारे पास स्ट्रेप्टोकाइनेज है, ये उस पेशेंट को बॉडी में डाल देंगे। अब ये क्या करेगा? ये वहां पर पहुंचेगा उस क्लॉट के पास, उसको क्या करेगा? ये क्लियर कर देगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है। कि प्लाज्मिनोजन मींस जो हमारे पास स्ट्रेप्टोकाइनेज है, ये वहां पर जो फिब्रिन से क्या जो क्लॉट बड़ा उस फिब्रिन को क्या करेगा? ये डिसॉल्व कर देगा, ठीक है ना। तो इट हैज क्लॉट और यू कैन से देयरफॉर हेल्प टू क्लियरिंग द ब्लड क्लॉट्स, देयरफॉर हेल्प टू क्लियरिंग ब्लड क्लॉट्स। कि अगर ब्लड का कोई क्लॉट बन जाता है, ठीक है ना, इनसाइड द ब्लड वेसल्स, इनसाइड द ब्लड वेसल, हमारी ब्लड वेसल के अंदर कोई क्लॉट बन जाता है तो उसको क्लियर करने में कहा था थ्रू डिसोल्यूशन ऑफ द, थ्रू डिसोल्यूशन ऑफ द, किसका डिसोल्यूशन हो रहा है? इंट्रावेस्कुलर फिब्रिन, इंट्रावेस्कुलर फिब्रिन। जो वहां पर फिब्रिन बना था ना, जो इंसोल्युबल एक प्रोटीन है, ठीक है ना, जिसके वहां फाइबर बन जाता है, जिसकी वजह से क्लॉट बन जाता है, जो क्लॉटिंग की हम बात करते हैं, उसका डिसोल्यूशन ये क्लॉट बस्टर में ये स्ट्रेप्टोकाइनेज वहां पर कर देता है। नेक्स्ट एंजाइम सिक्स्थ है हमारे पास पैक्टिनेज।
ठीक है बच्चों, इट इज ऑब्टेन्ड, यू कैन से ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बिस्सो क्लामिसो फल्वो। क्या नाम है? ऑब्टेन्ड फ्रॉम बिस्सो and what do you call it? Bissoclamis फल्वो। ये एक स्टेन है along with you can say protease। इससे हमने इसको obtained from फल्वो and along with प्रोटीज। जो एंजाइम अभी हमने स्टडी किया प्रोटीज, उसके साथ हम यूज्ड इन द क्लियरिंग फ्रूट जूसेस, यूज्ड इन क्लियरिंग फ्रूट जूसेस, कि जो फ्रूट जूसेस है उनको क्लियर करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। किसका? पैक्टिनेज का। ठीक है। एंड यू कैन से इन यूज्ड इन preparation of green coffee। ग्रीन कॉफी बनाने में भी इसकी हेल्प ली जा सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास लाइपेजेस। नेक्स्ट एंजाइम इज लाइपेजेस 7। आपको पता ही है लाइपेज का मतलब कि जो फैट को डाइजेस्ट करे, क्योंकि हम ये देखते हैं हमारे कपड़ों पर भी फैट के दाग लग जाते हैं, तो उनको क्लियर करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास डिटर्जेंट्स के लिए इस्तेमाल जाते हैं। इसका डिटर्जेंट्स में वहां पर लाइपेजेस भी होंगे। ठीक है ना। तो दे आर लिपिड डिजोल्विंग सब्सटेंस। क्या है ये? लिपिड डिजोल्विंग सब्सटेंस है। ये लिपिड को डिजोल्व करने वाले सब्सटेंसेस हैं। फिर बात आते हैं कि कहां से लेंगे। ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैंडिडा लिपोलिटिका। ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैंडिडा लिपोलिटिका। ठीक है ना। लाइपोलिटिका से हम इसको लेंगे। एंड जियोट्राइकम, एक और है जियोट्राइकम कैंडिडियम, एंड जियोट्राइकम कैनाडिडियम, कैंडिडियम, कैंडिडियम CAN, कैंडिडियम। इससे हम इसको ले सकते हैं। और फिर हम बात करते हैं कि ये जो लाइपेजेस हैं दे आर एडेड इन डिटर्जेंट्स। ठीक है ना। यूजेस की बात करते हैं, दे आर एडेड इन डिटर्जेंट्स। अब आपको पता है डिटर्जेंट्स में क्यों ऐड करेंगे? फॉर रिमूविंग ऑयलिंग स्टेन्स, फॉर रिमूविंग ऑयली स्टेन्स। जो ऑयली स्टेन है उनको हमें निकालना है। ठीक है ना। फ्रॉम लॉन्ड्री। जो हमारे कपड़े होते हैं उनमें जो डिटर्जेंट्स हैं वो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। एंड आल्सो यूज्ड इन फ्लेवरिंग एजेंट्स, एंड आल्सो यूज्ड इन फ्लेवरिंग एजेंट्स। क्या इसको फ्लेवरिंग एजेंट के लिए भी, तो हम इनको एज ए फ्लेवरिंग एजेंट्स भी यहां पर ले सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है, अब लास्ट टॉपिक है हमारा बायो एक्टिव सब्सटेंसेस। कौन सा है? लास्ट है बायो एक्टिव सब्सटेंसेस। ठीक है बच्चों, मैंने आपको बोला कि हमारी जो लिविंग बॉडी है उसमें इनका बहुत बढ़िया रोल है, बायोएक्टिव सब्सटेंसेस का। तो हम दो बायोएक्टिव सब्सटेंसेस यहां पर पढ़ेंगे। पहला है हमारे पास साइक्लोस्पोरिन ए।
साइक्लोस्पोरिन ए, ये हम स्टडी करेंगे, ठीक है ना। ये क्या है, एक कैसे, इट इज एन 11 मेंबर्ड साइक्लिक, इट इज 11 मेंबर्ड साइक्लिक ओलिगोपेप्टाइड, क्या है ये, ओलिगोपेप्टाइड, 11 मेंबर्ड साइक्लिक ओलिगोपेप्टाइड है, ऑब्टेन्ड थ्रू कैसे हम इसको ऑब्टेन कर रहे हैं, थ्रू फर्मेंटेटिव एक्टिविटी ऑफ फंगस, थ्रू फर्मेंटेटिव एक्टिविटी ऑफ फंगस, कि हम फंगस के द्वारा यहां पर हम फर्मेंटेशन करेंगे, और वो कौन सी फंगस होगी, एक्टिविटी ऑफ फंगस है ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम, ट्राइकोडर्मा, ठीक है, पोली स्मॉल आएगा पी, पोलिस्पोरम, ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम, याद रखना, इसका स्पेलिंग भी याद रखना, ठीक है ना। फिर बात आती है कि इसके फंक्शन क्या रहेंगे। देखिए बच्चों, इट हैज एंटी फंगल, इसके अंदर एंटी फंगल एक्टिविटी है, एंटी फंगल, और एंटी इंफ्लामेटरी, और जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है जिसको कहते हैं इम्यूनोसप्रेसेंट एंड इम्यूनोसप्रेसिव प्रॉपर्टीज। इसका मतलब जब इसके अंदर ये इम्यूनोसप्रेसिव प्रॉपर्टीज हैं तो जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है, ठीक है ना, उनके लिए तो ये बहुत जरूरी है, उनके लिए तो बहुत ही लेना जरूरी है। साइक्लोस्पोरिन ए, जो साइक्लोस्पोरिन ए है ये क्या करता है, ठीक है ना, जो साइक्लोस्पोरिन है इसके अंदर एंटी फंगल, एंटी इंफ्लामेटरी और इम्यूनो सप्रेसिव प्रॉपर्टीज हैं। इसका मतलब जब ये इम्यूनो सिस्टम को सप्रेस कर सकता है, इसका मतलब क्या हुआ कि इट इनहिबिट्स एक्टिवेशन ऑफ द किलर टी सेल्स, इट इनहिबिट्स एक्टिवेशन ऑफ किलर टी सेल्स। किसके खिलाफ बनेगा, जैसे सपोज किसी का ऑपरेशन हुआ, उसने कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर लिया, सपोज किडनी ट्रांसप्लांट कर लिया, तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा, हमारा जो इम्यून सिस्टम है इवोक हो जाएगा उस ऑर्गन के खिलाफ, तो वहां पर जो किलर टी सेल्स होंगे हमारी बॉडी के अंदर, वो क्या करेंगे, उस ऑर्गन के ऊपर अटैक करेंगे, ठीक है ना, एंड प्रिवेंट रिजेक्शन रिएक्शन, किलर टी सेल्स एंड प्रिवेंट्स रिजेक्शन रिएक्शन, कि जो रिजेक्शन का रिएक्शन हो रहा है उसको प्रिवेंट करेंगे इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है बच्चों। अब लास्ट हमारे पास आता है यहां पे स्टैटिन। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि दे आर प्रोडक्ट ऑफ द फर्मेंटेशन। सबसे पहली बात, दे आर प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन, ये फर्मेंटेशन के प्रोडक्ट्स हैं। एंड यू कैन से यहां पर जो फर्मेंटेशन एक्टिविटी हुई है किसके कारण हुई, जैसे ईस्ट है, मोलास्कस परक्यूसिस है, फर्मेंटेशन एक्टिविटी ऑफ व्हाट, दैट इज ईस्ट, ठीक है। दूसरा है मोनास्कस परप्यूरिस, कौन सा है, परप्यूरियस,
ये दो आपने याद रखने हैं, ईस्ट याद रखना और मोनास्कस परप्यूरियस। ये एक ईस्ट है, सॉरी, कि एक्टिविटी ऑफ ईस्ट दैट इज मोनास्कस परप्यूरियस, ये एक ईस्ट ही है, ठीक है ना। विच रिजेंबल यू कैन से मेवालोवेट, विच रिजेंबल किससे रिजेंबल करती है, मेवालोवेट, मेवालोवेट से रिजेंबल करती है। एंड आर कंपिटिटिव इनहिबिटर, एंड आर कंपिटिटिव इनहिबिटर, और ये एक कंपिटिटिव इनहिबिटर का भी काम करते हैं। कंपिटिटिव इनहिबिटर ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी, ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी एंड बीटा मिथाइलोग्लूटाइल, बीटा मिथाइल ग्लूटाइल एंड, और यू कैन से, इसको हम कह सकते हैं HMG, और क्या बोल सकते हैं इसको, HMG मीन्स का पूरा नाम क्या हो जाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी मिथाइलोग्लूटाइल, ठीक है ना। रिडक्टेस HMG CoA रिडक्टेस, ये इसका नाम हो जाएगा। एंड दिस कैन इनहिबिट द कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस, दिस कैन इनहिबिट्स कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस, कि हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बनता रहता है और कई बार तो ज्यादा बन जाता है, और ज्यादा बढ़ने की वजह से क्या होगा कि हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता रहता है। तो वहां पर ये जो स्टैटिन है ये क्या करता है कि ये कंपिटिटिव इनहिबिटर का काम करता है, इसको जो बीटा हाइड्रोक्सी और बीटा मिथाइलोग्लूटाइल है उसके कंपटीशन में आ जाता है, और इसको हम बोल सकते हैं HMG CoA रिडक्टेस, इसको इनहिबिट कर देगा, और से क्या होगा कि जो कोलेस्ट्रॉल है उसकी सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगी। तो जो स्टैटिन्स हैं, देयरफॉर are, you can say, used in the lowering of blood cholesterol level, ठीक है ना। तो हम स्टैटिन को इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि जो ब्लड ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर होता है, सॉरी ब्लड जो कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी का बढ़ता है उसको हम डिक्रीज कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। और जो हमारे पास कोलेस्ट्रॉल के यहाँ पर जो कोलेस्ट्रॉल को डाउन करने के जो हमारे पास एग्जांपल हैं, एग्जांपल हमारे पास मैं बता देता हूँ, एक दो लिखवा देते हैं हम अपने स्टैटिन के एग्जांपल हमारे पास जो अवेलेबल हैं। एक है हमारे पास लोवास्टैटिन, एक तो ये है हमारे पास स्टैटिन, दूसरा है हमारे पास प्रावास्टैटिन, फिर एक और है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं सिमुआस्टैटिन। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जो आप लोग याद रखोगे। आज के लिए हम इतना ही करेंगे बच्चों, तो इसको अच्छे से आप कीजिए, ठीक है। अपने नोट्स पढ़िए, अपने कॉन्सेप्ट को बार बार रिवाइज कीजिए, और मोस्ट इंपोर्टेंट अपनी एनसीईआरटी को आप गो थ्रू हो जाइए, और जो यहाँ पर स्पीसीज के नेम है हमारे पास उनको आप अच्छे से लर्न कीजिए, उनकी स्पेलिंग्स लर्न कीजिए। तो आज के लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।